इस समय जो एससीओ की बैठक में चल रहा है, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि अब उज़्बेकिस्तान की तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। तजाकिस्तान के नेतृत्व की तरफ से अपनी बात इससे ठीक पहले रखी गई थी और इसके साथ ही समापन हो जाएगा अब एससीओ के इस सम्मेलन का। और उसके फौरन बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने वाली है। अब बहुत सारे पहलू इसमें हो जाते हैं, क्योंकि पुतिन की तरफ से जिस तरीके से एक तरह से ऐसा लगा जैसे स्नब कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, पाकिस्तान और भारत के बीच का पूरा द्वंद्व देखते हुए, जो रिश्ते देखते हुए पुतिन हमेशा मजबूती से खड़े रहे। और पुतिन ही नहीं, रूस को अगर हम शुरुआत से अभी तक देख लें तो अलग अलग युद्ध में भी भारत के साथ किस तरीके से रूस एक दोस्त के तौर पर मजबूती से रहा, वो भी सबने देखा है। यहाँ तक कि 71 के युद्ध के समय भी जब अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ गया था, तब भी रूस ने अपनी तरफ से भारत का साथ नहीं छोड़ा था। आज परिस्थितियां वो नहीं है। आज का जो भारत है वो अच्छे रिश्ते सभी देशों के साथ रखना चाहता है, लेकिन भारत के हित को सबसे आगे रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ के इस शिखर सम्मेलन में संबोधन में क्या क्या कहा है, सबसे पहले आपको वही सुनाते हैं। पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट
इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। भारत का हमेशा से मत रहा है कि मजबूत कनेक्टिविटी से केवल व्यापार ही नहीं बल्कि विश्वास और विकास के द्वार भी खुलते। इसी सोच के साथ हम चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इनसे हम अफगानिस्तान और मध्य एशिया के साथ संपर्क बढ़ा सकते हैं। हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी के हर प्रयास में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। यही एससीओ चार्टर के मूल सिद्धांतों में भी विदित है। कनेक्टिविटी दैट बायपासेस sovereignty, losing trust and limits. Opportunity for cooperation and reform. 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान नई ऊर्जा और विचारों का संचार हुआ है। स्टार्टअप और इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, यूथ एम्पावरमेंट, डिजिटल इंक्लूजन और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज जैसे नए विषयों को अपने सहयोग में जोड़ा। हमारा प्रयास था कि एससीओ को सरकारों के परे भी ले जाए। सामान्य मानवी, यंग साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और स्टार्टअप को भी आपस में जोड़े। हमारे पीपल टू पीपल टाइम में दृढ़ता देने के लिए मैं आज एक और सुझाव रखना चाहूंगा। एससीओ के अंतर्गत एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाया जाए। इससे हम अपनी प्राचीन सभ्यताओं, कला, साहित्य और परंपराओं को वैश्विक मंच पर साझा कर सकते हैं। आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। कोविड हो या वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, हमने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है। हम लगातार वाइड रेंजिंग रिफॉर्म पर काम कर रहे हैं। इसे देश में विकास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी नए अवसर खुल रहे हैं। मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी, यह खुशी की बात है कि एससीओ भी समय के अनुरूप इवॉल्व हो रहा है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए 4 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। हम इस रिफॉर्म ओरिएंटेड माइंडसेट का स्वागत करते हैं। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय है। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों को हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलने की होगी। एससीओ
मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें आपने सुनी। कमोवेश हर एक मुद्दे पर, यानी कि आतंकवाद, नाम लेकर आतंकवाद, उसके बाद मतलब जब कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो संप्रभुता की अनिवार्यता पर उन्होंने जोर दिया, यानी चीन को भी एक संदेश दे दिया। और इसके साथ ही एससीओ का विकास कैसे हो, हर एक चीज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए आपने सुना। अब 3 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, क्योंकि एससीओ का ये जो सम्मेलन है, जो शिखर सम्मेलन है, वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ तस्वीरों की चर्चा हमेशा हमेशा की जाएगी। जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के साथ दिखते हैं, पूरी गर्मजोशी वहां दिखती है। प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन के साथ दिखते हैं, वहां भी गर्मजोशी दिखती है। लेकिन किस तरीके से अलग थलग से पड़े हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दिखते हैं। हालांकि मदद मिल जाती है, लेकिन एक कठपुतली बनकर पाकिस्तान रह जाता है जो ताकतवर देश हैं उनके। भारत ने इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि भारत के सुरक्षा के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है, शिरकत की है यहाँ पर, बातचीत की है यहाँ पर। और कुछ ही देर में हम उम्मीद करते हैं कि शुरुआत होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच जो बातचीत है उसकी। यहाँ पर लगभग समापन अब शिखर सम्मेलन का, थोड़ा सा समय अतिरिक्त जो कि इस तरह के आयोजन में लगता है, इसीलिए जो टाइमलाइन होती है वो भी एक टेंटेटिव टाइमलाइन सामने रखी जाती है। प्रधानमंत्री को यूं तो लगभग 1:40 स्थानीय समय, यानी कि 1 घंटे के बाद यहाँ से निकल जाना था, भारत के लिए रवाना होना था। लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी सी देरी वहाँ पर होगी। उससे पहले उन्हें मुलाकात करनी है व्लादिमीर पुतिन से, जिसके बाद वो प्रस्थान कर जाएंगे अगले भारत के लिए। तो यहाँ जो चीज़ें सामने आई हैं और जिस तरीके की बातचीत अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हो सकती है, उस पर भी हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक एक अपडेट भी आपको देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन के बाद आगे सब जो वैश्विक नेता हैं वो आगे निकलेंगे। लेकिन हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। इस समय हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ रामेश्वर सिंह जुड़ रहे हैं जो कि रूस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और प्रोफेसर अंशु जोशी सेंटर फॉर कनेडियन यूएस एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज़ जेएनयू में हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर ब्रह्मचेलानी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और पूर्व एडवाइज़र हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के, और कुलदीप कुमार जिनसे हम यूक्रेन का भी रुख जानना चाहेंगे कि वहाँ पर अब आस किससे है सबको। लेकिन जनरल कुलकर्णी आपसे, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से खुलकर आतंकवाद, पहलगाम से लेकर जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है वहाँ पर चीन किस तरीके से निर्माण लगातार कर रहा है, उसको लेकर भी संप्रभुता की बात भी उन्होंने रखी है। यानी कि हर एक विषय पर मजबूती से बातें हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप तो उधर हैं मौजूद, तो आप तो कह सकता हूं मैं कि सीइंग इज बिलीविंग। आप देख रही हैं सब कुछ क्या हो रहा है। अ पिक्चर इज वर्थ 10,000 वर्ड। हम खुद देख रहे हैं इधर जो आप हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से कम पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी के बीच में जो बातचीत हो रही है और किस प्रकार से शहबाज शरीफ खड़े हैं पुतले के माफी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मर्सिडीज में किस प्रकार से ये लोग जा रहे हैं और बम्पर ट्रक खड़ा का खड़ा रह गया है। तो ये जो चीजें हैं जो देखने को मिल रही हैं, साफ दर्शाता है कि एक तरीके से ये नहीं देखना चाहिए हमें कि अमेरिका के उपलक्ष्य में, क्योंकि अमेरिका के साथ है तो हम लोग चीन के साथ, ऐसे नहीं है। एक एससीओ जो फोरम है बहुत पुराना फोरम है और उस फोरम में भारत कुछ अहम भूमिका निभा रहा है। अगर आप प्रधानमंत्री का ड्रेस भी देखें, उससे साफ दर्शाता है सिविलाइजेशन की जो बात कर रहे हैं, जो वो बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आतंकवाद के बरखिलाफ बात कर रहे हैं, अतिवाद के बरखिलाफ बात कर रहे हैं। किस प्रकार से उन्होंने 9 मिनट के स्पीच में 9 बार आतंकवाद का जिक्र दिया, किसी देश को नहीं कहा, और पहलगाम का जिक्र करते हुए साफ संदेश था कि किसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो और जिस प्रकार से उन्होंने एक्रोनिम बनाया एससीओ का, सिक्योरिटी, अपॉर्चुनिटी, कनेक्टिविटी, ये साफ दर्शाता है कि किस प्रकार से वाकई ही
एससीओ एक फोरम बन सकता है, नॉट अगेंस्ट अमेरिका बट एज फॉर ग्लोबल ग्रोथ, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए। अगर भारत और चीन के साथ अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एलएसी के ऊपर होता है, देन स्काई इज द लिमिट। अगर उस बात को चीन भी समझे और उस बात को चीन अमल भी करे, बिकॉज वी हैव टू ट्रस्ट बट वी हैव टू वेरीफाई, ये बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात जो आप कह रहे हैं कि श्वेता, इसमें कोई शक नहीं कि रूस अब मानेगा कि वाकई इतने साल तक अगर रूस भारत के साथ खड़ा था, तो जिस वक्त रूस को जरूरत थी भारत की, भारत ने निभाया, वो दोस्ती निभाई। और उसके लिए पुतिन जो है वो साफ आपके फोटोग्राफ भी दर्शा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि किस प्रकार से जो दोस्ती झलक रही है, वो और झलकी ऐसी दोस्ती। और जिस प्रकार से यूएस में जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, उसको देख करके मुझे दुख होता है, क्योंकि अमेरिका जो है हमारा एक अच्छा दोस्त है। अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रही है और अभी तक हो रहेगी भी, इसमें कोई शक नहीं है। अभी दरार पड़ सकती है, उस दरार को हम लोगों ने मिटाना भी है। लेकिन जिस प्रकार से बयानबाजी अमेरिका कर रहा है, वो जरूर मुझे लगता है बहुत घटिया किस्म की बातचीत करते हैं, वो ठीक नहीं है इस तरीके से बयानबाजी करने के लिए। और ट्रंप मुझे लगता है चंद एक दिनों से चुपचाप बैठे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन उनका बयानबाजी कर रहा है, उससे दर्शाता है कि उनकी जो मानसिकता है हिले हुए हैं। अमेरिका इज रैटल कि ऐसे कैसे हो गया। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन रूस, चीन और रशिया सब मिल करके बाकी 26 हेड और अगर उधर और मौजूद है, वाकई एक और बात से अमेरिका को ज़रूर थोड़ी सी छटपटाहट होगी, क्योंकि प्रणय, जब इसमें एससीओ में जो सभी मेंबर्स अपनी अपनी बात को रख रहे थे, उसमें जब व्लादिमीर पुतिन बोल रहे थे तो उन्होंने चीन और भारत के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया, जो यूक्रेन की क्राइसिस, जिसको उन्होंने कहा कि यूक्रेन की क्राइसिस को रिजॉल्व करने में। प्रणय, अमेरिका के अंदर कितनी छटपटाहट है, इसकी जो बानगी है वो तो आपको पीटर नवारो के बयान में मिल ही गई होगी। वो लगातार इस चीज़ को लेकर तिलमिलाए हुए हैं कि भारत जैसी बड़ी डेमोक्रेसी आखिर क्यों शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ में भारत के प्रधानमंत्री, जो कि एक बड़े लीडर हैं, एक महान लीडर हैं, लेकिन वो क्यों इनके साथ जाके मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी अपनी नीतियां हैं। देखिए, आपको संबंधों के अंदर इस चीज़ का लिहाज रखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की ये मर्यादाएं होती हैं कुछ, और उसको यदि आप लांघते हैं तो फिर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। लेकिन अगर आप देखें कि भारत की भूमिका को लेकर, तो ये अपने आप में एक बड़ा निशान है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एससीओ पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात करते हैं। उन्हें पता है कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या भूमिका है और साथ ही वो कितना प्रभाव वहां पर रख सकते हैं। और इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात से ठीक पहले ज़ेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी को फोन करना और उनसे यह आग्रह करना कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए आपके सहयोग की जरूरत है। और यह पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी ज़ेलेंस्की यहां तक कह चुके हैं, यूक्रेन के जो राजदूत दिल्ली के अंदर हैं वो कह चुके हैं कि यदि भारत किसी तरीके की बैठक आयोजित करता है तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत में आने के लिए तैयार हैं। हम इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत जो भी प्रयास कर रहा है उसके समर्थन में और उसके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे में जबकि ट्रंप प्रशासन भारत को इस चीज को लेकर कटघरे में खड़ा कर रहा है कि भारत के कारण यह युद्ध चल रहा है, और पीटर नवारो जैसे लोग ये कह रहे हो कि यह मोदी का युद्ध है, यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर स्थिति बहुत साफ कर देता है कि भारत कहां खड़ा है, उसकी भूमिका क्या है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनकी अपनी भूमिका और उनके अपने सवाल किस तरीके से हैं। लेकिन अगर आप देखें जो फॉरवर्ड लुकिंग है, अब जो बड़ी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की, यह मुलाकात 3 लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह कि भारत का यह एक स्पष्ट स्टेटमेंट है कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हम अपनी जो विदेश नीति है उसकी स्वतंत्रता और उसकी संप्रभुता को बनाए रखते हुए अपने संबंधों का निर्वहन कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि राष्ट्रपति पुतिन को भारत आना है, उसके पहले ये गर्मजोशी की तस्वीरें आना, ये बताता है कि भारत अपने तरफ से रूस के साथ संबंधों में किसी तरीके की कोई कटौती, कोई कतरब्यौत कर रहा है, और न ही रूस की तरफ से किसी तरीके की कोई कोताही बरती जा रही है। भारत और रूस के बीच की जो रणनीतिक साझेदारी है वो उसी तरीके से आगे बढ़ रही है। साथ ही कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं हैं जिनके ऊपर भारत और रूस के बीच में आगे बातचीत होनी है। उसके लिहाज से आज की मुलाकात और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की जो दिल्ली में होने वाली मुलाकात है वो महत्वपूर्ण होगी। जी रामेश्वर जी, क्या मॉस्को में भी इस बात को महसूस किया जा रहा है और क्या पुतिन इस बात को समझ रहे? क्योंकि अगर अमेरिका आज खुलकर भारत पर टैरिफ लगा रहा है या कोई भी चीज़, या मोदी इस वॉर तक उनकी सरकार के अहम लोग कह दे रहे हैं इस रूस और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको, तो इस चीज़ की समझ, इस चीज़ का आकलन वहाँ पर भी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। यहाँ पर जो है बहुत गर्मजोशी से इंतजार हो रहा है
कि मोदी और राष्ट्रपति पुतिन मिलने वाले हैं। इसमें जरूर कुछ अच्छी चीजें सामने आएंगी और इसके पहले भी बातें होती रहेंगी। हमारे संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। इस क्रिटिकल टाइम में भी भारत रूस के साथ है, तो एक बहुत बड़ी एक रूस की जनता के बीच एक बहुत बड़ा उल्लास है कि हम एक पुराने दोस्त थे, आज भी दोस्त बने हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी पहल है कि फिर पुतिन को राष्ट्रपति पुतिन को दिल्ली जाने के पहले फिर से एक मुलाकात हो रही है। मीटिंग एक बहुत बड़ी यहाँ पर और प्रगाढ़ होंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो यहाँ से संदेश दिया है वो एक बार अपने दर्शकों को सुना देते हैं। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों में एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। ये सारी बातें रखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी बात को यहाँ पर पूर्ण किया है। प्रोफेसर अंशु जोशी, जो जिस तरह की बातें यहाँ पर हुई हैं, लेकिन अब जिस बड़ी मुलाकात का इंतजार सब कर रहे हैं, यानी भारत और रूस के बीच की मुलाकात, वो इन बदली हुई परिस्थितियों में हो रहा है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति जमकर बरसे हैं कि हम तो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रूस के साथ रूस का जो युद्ध हो रहा है वो केवल और केवल भारत ही की वजह से जैसे हो रहा है। देखिए श्वेता, परिस्थितियां हमारे आसपास उथल पुथल भरी और बदली हुई नजर आ रही हैं, लेकिन भारत और रूस की जो मित्रता है वो यथावत है। तो 1947 के बाद से हमने लगातार देखा, हम नॉन अलाइंड रहे तब भी लगातार हमारे रूस के साथ जिस तरह से संबंध रहे, और जब हमें आवश्यकता पड़ी, मैं हमेशा कहती हूँ इस बात को कि रूस हमेशा एक बहुत सुदृढ़ सहयोगी के साथ हमारे साथ खड़ा रहा। तो जब हमें आवश्यकता पड़ी, रशिया हमारे साथ खड़ा रहा। जब रशिया को आवश्यकता रही, तब हमने रशिया की हमेशा सहायता की। और यही संदेश हमने अमेरिका को दिया कि हम ऑल अलाइंड देश हैं, हम किसी खेमे या किसी एक देश के साथ दूसरे देश के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। तो आज अब जो चर्चा होगी, निश्चित तौर पर उसमें परिदृश्य इसी प्रकार का होगा कि किस तरह से आगे वर्तमान परिस्थितियों में भविष्य को देखें। देखिए, जब सही चीजों को, सही काम को सही समय पे किया जाता है तो उसके सही रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यदि गलत काम को आप किसी भी समय पर करेंगे, ये कूटनीति में एक बहुत फेमस स्टेटमेंट कोट भी है, तो आपको हमेशा नुकसान कारक रिजल्ट्स ही मिलते हैं। ट्रंप के साथ वही हो रहा है। और दूसरी ओर भारत अपनी विदेश नीति को एक नदी की तरह गतिशील बनाए हुए है, प्रवाहवान बनाए हुए है। तो आगे यदि हमें कोई रास्ता बंद मिलता है तो नदी का क्या काम है, वो अपने लिए दूसरी धारा, दूसरा रास्ता ढूंढ लेती है। वही भारत कर रहा है, वही भारत की विदेश नीति कर रही है। कल चीन के साथ जिस तरह से रिश्ते संवाद किया और बड़े थोड़े सहज होते हुए नजर आए, आज उसका रिजल्ट हमने सुबह जो एससीओ मीट हुई उसमें शी के हमने उद्बोधन में देखा कि कैसे शी ने आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद की बात की, उसको कंडेम किया। वहीं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने, मैं कहूंगी कि इस पूरे मीटिंग को, शो को जीत लिया, क्योंकि 9 बार आतंकवाद का उल्लेख, वो भी पाकिस्तान की प्रेजेंस में, पहलगाम अटैक का उल्लेख करना, आतंकवाद को हर प्रकार से कंडेम करना, टेरर फाइनेंसिंग की, टेरर फंडिंग की बात करना, उसको कंडेम करना, साइबर सिक्योरिटी की बात करना, जो उन्होंने एससीओ 3 स्तंभों की बात की, सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी में उन्होंने सभी देशों को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि हम कैसे रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो आप आइए और हमारे साथ सहयोग कीजिए। तो एक एक बिंदु हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने छुआ और उस पर उनको समर्थन मिल रहा है। सुबह की जो ये तस्वीरें आई जिसमें शाहबाज शरीफ अलग थलग पड़े हुए नजर आए, और मैंने वो तस्वीर भी देखी है जिसमें वो शी को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़े थे, लेकिन शी उनको अनदेखा करते हुए
आगे निकल गए। तो ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश पाकिस्तान को भी और पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को भी है, जो चीन ने दिया है। अब जब पुतिन के साथ बात होगी श्वेता, तो मैं बहुत उम्मीद कर रही हूं कि अपार्ट फ्रॉम आतंकवाद की बात हो, टैरिफ की बात हो, चीजों को कैसे आगे ले जाया जाए, क्योंकि पुतिन ने अभी हाल फिलहाल ऑयल एंड गैस पे अतिरिक्त 5% की छूट भारत को दी है अलास्का मीट के बाद। मैं ये उम्मीद जता रही हूं कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर भी किसी प्रकार की बात हो, क्योंकि ये दमखम तो हमारे ही प्रधानमंत्री में है। पहले भी एससीओ मीट की साइडलाइन पर ही उन्होंने पुतिन को आज से लगभग 2 वर्ष पहले ये संदेश दिया था कि वे युद्ध को अंत की ओर ले जाएं। ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय विकास का है। मुझे इस बात की बहुत उम्मीद है। अब देखते हैं कि आगे बातचीत में क्या होता है, कि दोनों ही जो ये शक्तिवान नेता हैं, ये युद्ध की भी बात करें, क्योंकि मैं लगातार इस बात को कह रही हूं कि ट्रंप तो युद्ध रुकवाने में बिल्कुल फ्लॉप साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं, लेकिन जिस दिन फॉर्मली भारत को या मोदी जी को इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा, तो वहां से फिर हमको एक आशान्वित दृष्टि से हमें चीजें बदलती हुई दिखाई पड़ेंगी। और दिसंबर में पुतिन भारत आने भी वाले हैं। अगले वर्ष हम ब्रिक्स की अध्यक्षता लेकर के होस्ट करने वाले हैं ब्रिक्स को। अभी ट्रंप ने आना टाल दिया है क्वाड की मीटिंग में भारत। तो चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, और जिस तरह से बदल रही हैं उसमें मुझे ये जो आरआईसी फ्रेमवर्क है, रशिया इंडिया चाइना फ्रेमवर्क, जैसा पुतिन लगातार कह रहे हैं, ये भी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर अभी जो दोनों ही प्रधानों की बात होगी, उसके आउटकम से हमें बहुत कुछ आगे की जो दिशा और दृष्टि रहेगी वो पता चल जाएगी। तो यहाँ पर एससीओ की बैठक में सभी देशों ने कुल 20 देशों ने शिरकत इसमें की थी। सबने अपनी अपनी बात यहाँ पर रख दी है। सबसे प्रमुखता से जिन बातों को सुना गया है, इसमें व्लादिमीर पुतिन का भाषण रहा है। ऑफ कोर्स जो मेज़बान है, जो चेयर है चीन, उसकी तरफ से जो बातें की गई हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो तमाम बातें रखी गई हैं एससीओ के स्वरूप को लेकर भी, एससीओ के भविष्य को लेकर भी, दुनिया जिस आतंकवाद का सामना कर रही है, भारत जिस तरीके से आतंकवाद का दंश झेल रहा है, उन सारी चीज़ों पर बातचीत यहाँ पर पूर्ण हो रही है। लेकिन प्रणय, जो अहम बात है, जो व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो बातचीत होगी, जिसमें पुतिन जिस होटल में ठहर रहे हैं वहाँ पर कुछ समय में हम उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात शुरू होनी है। प्रणय। बिल्कुल श्वेता, राष्ट्रपति पुतिन चूंकि चीन के अंदर अभी कुछ समय और भी रुकेंगे, वो यहाँ से बीजिंग जाएंगे, लेकिन इस समय वो जिस होटल के अंदर रिट्ज कार्ल्टन में रुके हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाकात करने के लिए वहाँ जाएंगे। क्योंकि जैसा आप भी बता रही थी, प्रधानमंत्री की रवानगी का वक्त है और राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के तत्काल बाद जो है वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ये जो शिखर सम्मेलन है उसमें प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ साथ एक जो बड़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है वो है राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी मुलाकात। और जिस तरीके से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इस मुलाकात का एक परिप्रेक्ष्य है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जिस तरीके के बयान सामने आए, जिस तरीके के फैसले, जिस तरीके की नीतियां ट्रंप प्रशासन की सामने आई, उसके बाद ये मुलाकात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बड़ा संदेश देती है कि पहली बात ये कि भारत रूस के साथ अपने स्ट्रेटेजिक, अपने रणनीतिक संबंधों के अंदर न तो किसी तरीके का कोई डायल्यूशन करने जा रहा है, न कोई बदलाव करने जा रहा है। भारत और रूस के संबंध जैसे थे, भारत उन्हें उसी तरीके से आगे बढ़ाते रहना चाहता है और उसमें किसी भी तीसरे देश से कोई प्रभावित होने का कोई सवाल नहीं है। यह एक बड़ा संदेश यहां पर नजर आता है। साथ ही जैसा हम लगातार ये चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मुलाकात और मुलाकातों का सिलसिला, आप इनमें देखें कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में कुछ दिनों में कई बार फोन पर बातचीत हुई है। यानी अलास्का जाने से पहले राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप से हुई मुलाकात के बाद भी राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। ये चीजें बताती हैं कि रूस और भारत किस तरीके से रणनीतिक साझेदार तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे मुद्दों के ऊपर वो एक दूसरे के साथ में राय मशवरा भी करते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएन से लेकर कई मंचों के ऊपर देखा है कि किस तरीके से भारत और रूस के बीच में जो विचारों की साझेदारी है वो भी देखने को मिली है। कई बार ज्वाइंट पोजीशंस भी दोनों देशों ने ली हैं, उस लिहाज से महत्वपूर्ण है। द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से बात की जाए तो भी ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि किस तरीके से रणनीतिक संबंधों के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखिए, द्विपक्षीय कारोबार का जो एजेंडा है, रूस के साथ कारोबार के अंदर भी एक मुद्दा है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मॉस्को गए थे, तब वहां उन्होंने रूसी कारोबारियों के साथ में इस चीज का जिक्र किया था कि जो व्यापार घाटा है, उस व्यापार घाटे को कम करने के लिए जो रूसी कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनियों के साथ में साझेदारी करें, आगे बढ़ें। 2030 तक करीब $100 अरब के कारोबार का लक्ष्य भारत और रूस के बीच रखा गया है। हम जानते हैं कि भारत और रूस रणनीतिक साझेदार तो बहुत पुराने हैं श्वेता, लेकिन उनके बीच में जो कारोबारी रिश्ते हैं वो अभी भी उतने प्रगाढ़ नहीं हैं। और भारत और रूस दोनों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि हम व्यापारिक रिश्तों को, कारोबारी रिश्तों को, आर्थिक साझेदारी
को भी और मजबूत करें, ताकि ये जो रणनीतिक साझेदारी है ये और महत्वपूर्ण हो। साथ ही रक्षा के क्षेत्र के अंदर जितने पुराने और जितने मजबूत भारत और रूस के संबंध हैं, उसके अंदर आगे की बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर अभी चर्चा होनी है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और रूस के राष्ट्रपतियों की जो शिखर बैठक होनी है, जो एनुअल समिट होनी है, 22 समिट हो चुकी हैं, 23वीं समिट भारत के अंदर होनी है, उससे पहले तियानजिन के अंदर राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की यह मुलाकात बहुत सारी चीजें न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट करेगी, बल्कि अब दोनों की साझेदारी में आने वाला रास्ता जो है वो कैसा होगा उसकी भी एक बानगी देगी। वाकई, और इसी मुलाकात का इंतजार अब सबको है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे यानी कि जो जापान की विजिट से जो दौरा शुरू हुआ था और उसके बाद यहाँ चीन तियानजिन पहुंचे, उसमें सबसे बड़ी मुलाकात की प्रतीक्षा अब सबको है, जहां पर व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात होगी। रूस के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री अब से बस कुछ ही देर बाद मुलाकात करने वाले हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, खास करके जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अमेरिका की तरफ से बहुत आक्रामक प्रहार भारत पर किए गए हैं, रूस के साथ खड़े होने का, इस युद्ध को हवा देने का जो आक्षेप भारत पर लगाया गया है, उसके बाद पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच। तो ये मुलाकात जिस पर नज़र हमारी है, उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री को यहाँ से निकल जाना है, भारत के लिए रवानगी उनकी हो जाएगी। लेकिन जनरल कुलकर्णी, भले ही भारत के ऊपर ये आक्षेप लगाया गया था कि ये मोदीज वॉर, इस तरह की चीज़ कह दी गई, लेकिन हकीकत तो ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इकलौते वो वैश्विक नेता रहे जो पुतिन की मौजूदगी में युद्ध के विरुद्ध बोलते हैं। मतलब रूस के विरुद्ध नहीं, युद्ध के विरुद्ध। और भारत ने हमेशा कहा कि हम किसी के पक्ष में खिलाफ से ज्यादा बड़ी चीज कि हम शांति के पक्ष में हैं, और कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। बिल्कुल श्वेता जी, वो बार बार कहते हैं कि ये युग वॉर का नहीं, वार का नहीं है, वाद का है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से अमेरिका ने मोदी वॉर, ब्राह्मण कहने का जो नैरेटिव, मुझे ये साफ दर्शाता है कि अमेरिका जो है बिल्कुल बौखला गया है। तो अमेरिका को ये लग रहा था कि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल सबसर्वेंट रहेगा, यानी कि अमेरिका जैसे कहेगा वैसे कार्रवाई करेगा। तो बहुत गलत है। अगर हम देखें अच्छे संबंध रखने में, अगर चीन के साथ हमारे अच्छे संबंध अभी नहीं, ये तो टैरिफ वॉर तो अभी शुरू हुआ, इससे पहले ही प्रयास शुरू हो गए थे भारत और चीन के संबंध, क्योंकि जब चीन के साथ संबंध भारत के अच्छे रहते हैं, पहले चीन के ऊपर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहती है, दोनों के ऊपर, दोनों देशों के बीच में विश्वास रहता है, तो हमारा 1.5% ऑफ ग्रोथ इन द जीडीपी होता है। अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ वॉर की बातचीत करता है तो हमारा नुकसान 0.5% जीडीपी होता है। तो भारत, मैंने जैसे बार बार हम लोग कहते हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, बट देयर परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट। तो उस संबंध में अगर हम रिश्ते अच्छे बना रहे हैं, हम किसी मकसद से नहीं, हम एंटी अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका के साथ गए, हम एंटी चाइना नहीं थे। मकसद ये है हमारा इंटरेस्ट जो है परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, उस मकसद से हमने अपना, और ये जो तेल लेने की बात जिसके ऊपर आज मोदी वॉर कहते हैं, तेल हमने क्यों लिया रशिया से? अमेरिका के कहने पर, अगर मैं ये अमेरिका ने मानना चाहिए, उन्होंने कहा कि तेल किसको जा रहा है, ये तेल यूरोप में ही जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है? यूक्रेन का खरीद रहा है, तो कौन जा सकते? यूरोपियन यूनियन, और उसके बाद हिंदुस्तान आता है। तो ये जो सर मैं लौटती हूँ आपके पास। जो यूनाइटेड नेशंस, ये जो एससीओ है, उसका घोषणा पत्र, जो साझा घोषणा पत्र है, वो जारी कर दिया गया है। और प्रणय, इसमें जिन चीज़ों का जिक्र है, जिन बातों का जिक्र है, अगर आप बता पाएं। देखिए श्वेता, अगर आप देखें इस लंबे उसके अंदर, स्पीच के अंदर कि जो पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन किए गए हैं, सबसे पहले तो यह है कि टेररिज्म का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया, उसको लेकर कहा गया है कि सभी सदस्य देश इस चीज को अफर्म करते हैं, इस चीज का संकल्प जताते हैं कि वो मिलकर आतंकवाद के खिलाफ, साथ ही अलगाववाद के खिलाफ और अतिवाद यानी रेडिकलिज्म के खिलाफ, एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ लड़ेंगे। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म 2025 से लेकर 2027 तक एक साझा कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है। इस घोषणा पत्र के अंदर, ये जो साझा घोषणा पत्र तियानजिन में जारी किया गया है, यानी अगले 2 साल तक काउंटर टेररिज्म को लेकर मिलकर काम करेंगे
ये तमाम एससीओ के देश। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि हम टेरर अटैक्स को, साथ ही टेरर की जो भी घटनाएं होती हैं उनको, जो किसी भी स्वरूप में हो, उनको हम कंडेम करते हैं, चाहे वो किसी भी मैनिफेस्टेशन में हो। साथ ही इस चीज के ऊपर भी जोर देते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के जो मानक हैं उसके अंदर ये संकल्प स्पष्ट होना चाहिए कि डबल स्टैंडर्ड्स इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म आर अनएक्सेप्टेबल। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के अंदर दोहरे मानदंड जो हैं वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये एससीओ के घोषणा पत्र के अंदर आना, ये अपने आप में बताता है कि भारत ने जो बात मंच के ऊपर रखी थी वो कितने प्रभावी तरीके से यहां पर स्वीकार की गई है। साथ ही इसके अंदर यह भी कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी यह आह्वान किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और साथ ही क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ टेररिस्ट यानी सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी मिलकर काम करे, इस चीज को लेकर भी सहमति जताई गई है। साथ ही आतंकवाद को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात इसके अंदर कही गई है। नहीं, प्रणय इसके साथ साथ ये चीज की जो पहलगाम अटैक को कंडेम करना कि 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगाम अटैक हुआ उसका कॉन्डेमनेशन, और पाकिस्तान में जो जाफर एक्सप्रेस में 11 मार्च और खुजदार में जो 21 मई को हुआ था उसको भी कंडेम किया गया है। भारत को इस बात से ऐतराज नहीं है, पाकिस्तान बस पोस्चरिंग किस हिसाब से करता है उस बात पर ऐतराज है। बिल्कुल श्वेता, देखिए आतंकवाद को भारत ने हर मंच पर हर स्वरूप के अंदर कंडेम किया है। यहां पर सवाल इस चीज का नहीं था कि आतंकवाद की जाफर एक्सप्रेस की घटना या बलूचिस्तान या पाकिस्तान में हो रही आतंकवाद की घटना को भारत ने कंडेम नहीं किया। आपको अच्छी तरह से याद होगा 2016 के दिसंबर के अंदर पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जो हमला हुआ था उसको लेकर भारत में, आपने खुद ने भी शो किए हैं उसके ऊपर कि किस तरीके से भारत की जनता उस चीज को लेकर कंडेम किया गया था उस घटना को। तो भारत ने आतंकवाद को हमेशा कंडेम किया है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका दोष जिस तरीके से भारत के माथे मढ़ने की कोशिश की थी, भारत ने उस चीज के ऊपर ऐतराज जताया था। खुजदार एक्सप्रेस या खुजदार की जो घटना है, जाफर एक्सप्रेस की जो घटना है, उसके कंडेमनेशन के ऊपर कोई परहेज नहीं है। सवाल भारत का केवल इतना था उस समय भी कि पाकिस्तान की तरफ से जो दोषारोपण करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को पालता पोसता और प्रायोजित करता रहा है, वो बजाय अपने गिरेबान में देखने और झांकने के इस मामले को लेकर दूसरों पर दोषारोपण जो करता है उससे मतभेद है। जहां तक पहलगाम आतंकी हमले का सवाल है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने तो इसका जिक्र किया ही एससीओ की बैठक के अंदर, बल्कि जो एससीओ का साझा घोषणा पत्र है उसके अंदर भी इस चीज का रिफ्लेक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आतंकवाद के मुद्दे को लेकर कई महत्वपूर्ण रेफरेंसेस इस पूरे घोषणा पत्र के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि आतंकवाद से अलग अगर हम हटे तो कनेक्टिविटी की बात भी यहां पर देखने को मिलती है। इसके अलावा किस तरीके से एससीओ के देश आर्थिक जो साझेदारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसका भी जिक्र यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कई महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इस एससीओ के घोषणा पत्र के अंदर आई हैं, और ये महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है श्वेता कि अभी तक ये माना जा रहा था कि एससीओ जो है उसमें बातें तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ठोस जो चीजें हैं, खासतौर पर जो भारत के मुद्दे हैं, चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा हो या जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के मुद्दे हों, उन मुद्दों के ऊपर उस तरीके से समाधान की कोशिश या प्रयास नहीं होते हैं। इस त्यांजिन की बैठक के बाद और जिस तरीके से जो त्यांजिन स्पिरिट जिसे आप कह सकते हैं, उससे कम से कम ये लगता है कि एससीओ देशों के बीच में भी इस चीज को लेकर एक रियलाइजेशन है, एक सहमति है कि उन मतभेदों को परे हटाकर उनसे आगे बढ़ते हुए आर्थिक साझेदारी के नए पैमाने, जो नए मानक हैं, वो तय करने की जरूरत है, और उसके लिए एक सहमति व्यापक तौर पर यहां पर नजर आती है। जी, व्यापक तौर पर सहमति नजर आती है। ये स्टेटमेंट जारी भी हुआ है और उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। एससीओ के जो 25वां शिखर सम्मेलन है उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर स्पष्ट तौर पर पहलगाम के आतंकी हमले की भर्त्सना की गई है, कड़ी निंदा की गई है। एक सुर में सभी जो यहाँ के का नेतृत्व अलग अलग देशों का यहाँ पर आया, उन सब ने इस पर कहा है। साथ ही पाकिस्तान में भी जो आतंकी घटनाएं हैं उसका भी जिक्र इसमें हुआ है। तो कुल मिलाकर आतंक से लेकर बाकी मुद्दों पर ये जो स्टेटमेंट है उसे जारी किया गया है, अडॉप्ट किया गया है। और अब जो पूरी नज़रें हैं, अब यहाँ चूंकि एससीओ जो शिखर सम्मेलन है वो समाप्त हुआ, उसका समापन हुआ, और अब सब नेता यहाँ से निकले हैं। कई इनमें से ऐसे हैं जो 3 तारीख के लिए, 3 सितंबर के लिए, चीन के विक्ट्री डे के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे, उसकी परेड में शिरकत करेंगे जहाँ चीन अपनी मिलिट्री माइट को दिखाएगा। लेकिन उसके साथ
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ से निकलने वाले हैं। उससे पहले एक महत्वपूर्ण मुलाकात को संपन्न करते हुए, और वो मुलाकात है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। कुछ ही देर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि उसकी भी तस्वीरें हमारे सामने होंगी और उसकी डिटेल्स भी हमारे सामने होंगे। 40 मिनट की कुल ये मुलाकात होनी है, जिसमें दोनों देशों की साझा चीज़ों पर चर्चा होगी, जिसमें बहुत अहम डिफेंस भी हो जाता है। भारत कई ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल करता है, कई आगे ऐसे विकसित भी किए जा रहे हैं जो रूस के साथ साझेदारी में रहते हैं। आज की बात नहीं है, लंबे समय से इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रामेश्वर सिंह भी हमारे साथ रूस से जुड़े हुए हैं। रामेश्वर जी, किस तरह की वहाँ पर चर्चा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो ये मुलाकात होनी है उसे लेकर? देखिए, यहाँ की जो मीडिया है और यहाँ के जो लोग हैं जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, लोग बड़े ही उत्सुक हैं कि इस पर किस किस उस पर बात हो सकती है। लोग इसको जानते हैं, वो डिफेंस और व्यापार। क्योंकि जितना भी देखा जाए, जितने हमारे डेलीगेशन आ रहे हैं, हमारा मेन मुद्दा भी है व्यापार का। जहाँ तक डिफेंस का है, वो उसमें हमारी चीजें आज नहीं, पहले से ही प्लस में चल रही हैं। हम इनसे ही खरीद रहे हैं, तो उसमें उसमें इससे कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये देखना है कि इस मीटिंग में क्या उभर के आता है कि व्यापार हम कितना अधिक दोनों देश बढ़ा सकते हैं, कितना हम भारतीय व्यापारियों को यहाँ सुविधा दे सकते हैं। इस पर इसके पहले भी भूमिका बन चुकी है, बनाई जा रही है, और यहाँ की जनता तो यही देख रही है कि रूस और भारत का व्यापार बढ़े और सांस्कृतिक संबंध बढ़े। इस पर मेरे ख्याल से ये लोग ज्यादा इच्छुक हैं तो जानने के लिए, जानने के लिए, इसलिए ये लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि इस मीटिंग के बाद क्या उभर के आता है सामने। प्रोफेसर अंशु जोशी, आपकी अपेक्षाएं हम एक तरह से समझें। देखिए, जो व्यापार है उसका मुद्दा तो सामने है, लेकिन भारत उन तमाम मुद्दों को, एक तरह से समावेशी सारे मुद्दों को लेकर एक साथ चर्चा करता है, और जब रूस से चर्चा होती है तो वो सारी चीज़ें आ ही जाती हैं। प्रधानमंत्री विश्व शांति का जिक्र भी करने से नहीं चूकते, लेकिन साथ में जो भारत और रूस के बीच व्यापार का मुद्दा हो सकता है, वो सारी चीज़ों पर भी चर्चा होनी है। बिल्कुल श्वेता, मुझे लगता है 4 से 5 प्रमुख थीम्स हो सकती हैं जिनके अंतर्गत अलग-अलग विषयों पर बात होगी। पहली तो बिल्कुल प्रायोरिटाइज़ जो एजेंडा है, सिक्योरिटी को लेकर के बात होगी, और इसमें सिर्फ आतंकवाद ही नहीं, जब रशिया के साथ बात होगी तो रशिया के दिए गए हथियार और तरह-तरह के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो हमारे हमेशा समय पर बहुत काम आए हैं। तो चाहे S-400 हो, 500 हो, अब जो ये नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़ की भी रशिया बात कर रहा है भारत को देने की, इससे जुड़े हुए जो इक्विपमेंट हैं, तो इसको लेकर के मुझे लगता है कि बातचीत हो सकती है। रक्षा सहयोग हमारा पहला, मुझे लगता है कि एक स्तंभ होगा जिस पर बातचीत होगी। फिर व्यापार बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी व्यापार को लेकर, रशिया से ऑयल एंड गैस लेने को लेकर के ट्रंप ने ये कारण बता करके हम पे टैरिफ थोपा है। और इसके बाद अलास्का मीट के तुरंत बाद पुतिन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन किया, और इसके बाद हम जो ऑयल एंड गैस खरीद रहे हैं उसमें 5% की अतिरिक्त छूट उन्होंने घोषित की। और ये देख करके रशिया को भी हर्षित है, इसीलिए पुतिन गले लगा रहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री को, क्योंकि हमने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए, अपनी संप्रभुता का हम इस्तेमाल करते हुए, हमें जिस देश के साथ जिस प्रकार के संबंध रखने हैं, जिसके साथ जिस तरह का व्यापार करना है, हम उसे करेंगे। इसलिए चाहे जो हो जाए, हम रशिया से ऑयल एंड गैस लेना बंद नहीं करेंगे। ये बात दीगर है कि खुद अमेरिका के अर्थशास्त्री एक समय पे ये कह रहे थे कि भारत को रशिया से ऑयल एंड गैस लेते रहना चाहिए, वरना जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर एक बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। खैर, एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तकनीक से जुड़ा हुआ हो सकता है श्वेता। किस तरह से डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइज्ड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है, नवाचार और स्टार्टअप्स, इनको लेकर के ये एक पूरा, मुझे लगता है, तकनीक के अम्ब्रेला, एक इस तकनीक के स्तंभ के तहत बातचीत की जा सकती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ मुझे नजर आता है, वो है हमारे सांस्कृतिक संबंध रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं। तो पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो,
या अलग अलग प्रकार के जो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं या सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसका क्षेत्र हो, इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, मुझे लगता है कि ये भी एक चर्चा का प्रमुख विषय हो सकता है। कनेक्टिविटी को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के हम देखें कि ये कुछ 4-5 ऐसे प्रमुख थीम्स हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग बिंदु हैं और इनको लेकर के रशिया के साथ बात हो सकती है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे उम्मीद इस बात की है कि रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी कुछ बात हो, क्योंकि 2 दिन पहले ही ज़ेलेंस्की ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन करके बात की है और ये आशा पूरे विश्व के नेता जता रहे हैं, ये भरोसा हमारे प्रधानमंत्री पर है, हमारे देश पर है कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत एक बहुत प्रमुखता से सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। तो मुझे एक ये भी कहीं ना कहीं बिंदु नजर आता है और अमेरिका को तो लेकर के निश्चित तौर पर हर एक स्तंभ के अंतर्गत श्वेता मुझे लगता है कि बात होगी। ट्रंप इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि पहले जापान में एक बहुत कंस्ट्रक्टिव वार्तालाप हुआ जापान के साथ और जापान के जो प्रमुख ट्रेड एडवाइजर थे उन्होंने अपनी ट्रेड डील नेगोशिएशन के लिए जो यूएस की यात्रा थी उसको स्थगित कर दिया हमारे प्रधानमंत्री के वहां आगमन पर। फिर आप चाइना के साथ देखिए, कल बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई है और आज आप देखिए एससीओ समिट के लेवल पर बहुत कंस्ट्रक्टिव टॉक हुई है और अब हम पुतिन के साथ बातचीत करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये पूरा एक जो मोमेंटम बना हुआ है वैश्विक राजनीति की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और अभी जो आगे बायलैटरल टॉक के आउटकम्स आएंगे श्वेता, तो जो जिन बिंदुओं पर हम कयास लगा रहे हैं, पता चलेगा कि इनमें और क्या बिंदु जुड़ते हैं। जी जल कुलकर्णी, इसीलिए पुतिन जब आज बोल भी रहे थे तो उन्होंने कहा कि खिड़की शांति की जो है रूस यूक्रेन के बीच अमेरिका ने खोली, लेकिन जो उन्होंने सराहा है एफर्ट्स को, वो भारत और चीन के एफर्ट्स को सराहा है कि किस तरीके से शांति चाहते हैं। शायद एक तरह से कहें तो ट्रंप को ये अच्छा भी नहीं लगता होगा कि उनके अलावा कोई और शांति की बात कैसे कर सकता है, कैसे क्रेडिट की बात उसकी हो सकती है। लेकिन पुतिन के साथ मुलाकात में हम क्योंकि जितनी बार भी बातें हुई हैं दोनों देशों के बीच यूक्रेन रूस संघर्ष के बाद से, प्रधानमंत्री इसका जिक्र जरूर करते हैं वहां। श्वेता जी, अगर आप देखें जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की ने अपने प्रधानमंत्री पे भरोसा रखा कि वो पुतिन से बात करेंगे तो उनके बारे में बताएंगे कि हम वो चाहते हैं कि लड़ाई बंद हो और वो चाहते हैं कि अगर पुतिन लड़ाई बंद कर दे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे लगता है अगर आज की बातचीत के बाद अगर हफ्ते भर के अंदर भी अगर कुछ ना कुछ यूक्रेन को कहीं ना कहीं फायदा होते हुए दिखता है तो हम जरूर कह सकते हैं कि जो प्रयास है ये सफल हुआ है। और ये प्रयास जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बहुत कम किसी विश्व में ऐसे नेता होंगे जो ज़ेलेंस्की के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और पुतिन के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं और पुतिन इस बात को मानते हैं कि भारत वाकई एक अच्छा दोस्त, एक जिगरी दोस्त बन के रहा है और पुरानी दोस्ती निभा रहा है। ये नहीं है कि जो तेल खरीदना वेरी स्मॉल थिंग, ये तो तेल पहले भी खरीदते थे, चीन उससे ज्यादा खरीदता है, यूरोपियन यूनियन ज्यादा खरीदता है, हम लोग क्या खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं हम बाकियों का फायदा उठा रहे तो उसका फायदा उठा रहे, तो वो नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 43% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, अब भारत कर रहा है आर्थिक गतिविधि में बहुत आगे प्रयास। अगर ये 23% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी, 33% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी अगले दशक में हो जाता है, इसमें भारत की भूमिका बहुत बड़ी होगी। इसको देख करके अमेरिका बौखलाया हुआ है कि भारत जो है एक धीरे धीरे करके एक ऐसी आर्थिक गति बढ़ रहा है और उसमें अगर वो पेंडुलम के तौर पर या स्विंग स्टेट के तौर पर अगर 9 से 10 या 12% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी कॉर्नर करता है तो फिर अमेरिका का जो मकसद था कि एक यूनिलैटरलिज्म वो मारा जाएगा। और मल्टीलैटरलिज्म में आप देखते हैं कि रूस के पास आज भी तेल है, टेक्नोलॉजी है, चीन के पास ये टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर है और सॉफ्ट पावर भी है, हार्ड पावर भी है। भारत के पास सब कुछ है, दोनों की क्षमता है लेने की और देने की। और 1.4 बिलियन मैन पावर और बहुत अच्छा मैन पावर, एक ऐसा मैन पावर है जो टेक्नोलॉजी एब्सॉर्ब करने की काबिलियत रखता है। तो ये सब को देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका सोचता था कि भारत को अपनी तरफ स्विंग करेगा, तो लेकिन उसकी जो मानसिकता है, मतलब जिस तरीके से भारत के साथ अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, जिस प्रकार से उन्होंने भारत के बरखिलाफ जिस प्रकार से नैरेटिव स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, उसको देखते हो तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दो डेमोक्रेसी एक दूसरे से अच्छा रहना चाहती है या अमेरिका जो डेमोक्रेसी है वो डिक्टेटरशिप के साथ रहना चाहती है या वन मैन कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहना चाहती है।
वो एक लोकतंत्र देश जैसा भारत, और भारत हमेशा ये कहता है वी आर नॉट एंटी अमेरिका, वी आर नॉट प्रो चाइना, बट वी आर आवर ओन फ्रेंड। हम बिल्कुल नॉन अलाइंड भी नहीं है, वी आर अलाइंड टू आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। तो उसको देख के अमेरिका को जलन नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमेरिका को अच्छा लगना चाहिए कि एक अमेरिका ऐसा, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो विश्व भर में बैलेंस कर सकता है। लेकिन मतलब आज की मुझे लगता है विश्व में जिस प्रकार से एक बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है, उस स्थिति में भारत एक पुरानी सभ्यता होने के नाते, जिसका चीन ने भी कहा है, चीन ने जिक्र किया कि टू सिविलाइजेशनल स्टेट, उन्होंने उसने पाकिस्तान को कहा मतलब ये हमारा एक अच्छा दोस्त है, लेकिन टू सिविलाइजेशन के बारे में जब चीन बात करता है, दर्शाता है कि सबको भारत के से काफी उम्मीदें हैं और भारत उस उम्मीदें पे खड़ा उतरेगा, मुझे लगता है। जी, हमारे साथ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मचल्यानी भी जुड़ गए हैं। सर, जो आज ये मुलाकात होनी है, बहुत बहुत बेसब्री से सब इंतजार कर रहे हैं, उसके फौरन बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना वापस हो भी जाएंगे। आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों में ये मुलाकात को आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? आप मोदी और पुतिन के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, ये पुतिन और मोदी का जो रिलेशनशिप है काफ़ी नज़दीक रिलेशनशिप रहा है, और जैसे सब जानते हैं कि रूस और भारत मित्र रहे हैं 1971 से। लगातार पूरी दुनिया बदल गई है इन पिछले 50-55 साल में, मगर एक रिलेशनशिप दुनिया में वो चेंज नहीं हुआ है, वो रशिया इंडिया रिलेशनशिप, वो मजबूत रहा है। इस तरह का एंड्योरिंग पार्टनरशिप कोई दूसरा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ये सबसे एंड्योरिंग बायलैटरल रिलेशनशिप रहा है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है भारत के सिक्योरिटी के लिए और रूस के लिए भी। अब पुतिन को इंडिया आना था इस साल शुरू में, और जब फिर अभी रिसेंटली अजित डोभाल गए थे मॉस्को, उन्होंने पुतिन से वो मिले, और उस समय ये एक्सपेक्टेशन था कि वो अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में आएंगे आफ्टर एससीओ समिट, और जो फिर अभी इसके बाद वो बीजिंग जा रहे हैं मिलिट्री परेड के लिए, मगर अब वो दिसंबर में आएंगे। अब 2000 से ना भारत और रूस ने तय कर दिया है कि वो एनुअल बायलैटरल समिट होल्ड करेंगे। तो 2021 में पुतिन आए दिल्ली, उसके बाद फिर मोदी गए थे जुलाई 2024 में, 3 साल बाद, ऑलमोस्ट 3 years लेटर। तो ये पुतिन का इस साल आना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में इंटरप्शन हुआ था, एनुअल समिट नहीं हुआ था 3 साल के लिए, तो उनका यहाँ इंडिया में आना, दिल्ली में आना ज़रूरी है। ये रिश्ते अमेरिका को, ये कई लोग पूछ रहे कि ये अमेरिका कैसे देखेगा इन पुतिन मोदी की मीटिंग को। देखिए, इस समय तो ट्रंप भी कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन के साथ वो दोस्ती करें। अमेरिका का इस समय एफर्ट ये है कि वो रशिया को चीन के एम्ब्रेस से निकाले। जैसे कि ये जो चाइना रशिया का अलायंस बन गया है अमेरिका के खिलाफ, वो खत्म हो। तो इस समय जो भारत का रिश्ता है मॉस्को के साथ, वो रिश्ता is in parallel to what America is seeking to do. तो इस समय बड़ी इंटरेस्टिंग डायनामिक चल रही है कि अमेरिका भी कोशिश कर रहा है रशिया को वो करने की, दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है रशिया के साथ। ये इस समय जो इस तरह का जो पावर डायनामिक चल रहा है, ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ने रूस को चीन के करीब पुश किया था। अब जो ट्रंप कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो ये नज़दीकी रिश्ता बना है चीन और रशिया के बीच में, वो रिश्ते में एक वेज खड़ा हो जाए, जिससे कि ये डी फैक्टो अलायंस बना है अमेरिका के खिलाफ, वो खत्म हो।
वाकई बहुत मतलब ये पेचीदा भी है और दिलचस्प भी है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ये पहलू